बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम था क्रांतिपुरम। उस राज्य पर एक राजा राज करते थे, महाराज महेंद्र। वे मानव मूल्यों पर दृढ़ विश्वास रखते थे और स्त्रियों को देवी स्वरूप मानकर बहुत सम्मान देते थे। एक दिन महाराज अपनी रानी और कुछ सेवकों के साथ वन विहार के लिए निकलते हैं। घने जंगल में घूमते हुए एक दृश्य ने महाराज का ध्यान अपनी ओर खींचा। रानी जी, देखो उधर, राजा बोले। वो युवक गन्ने के गट्ठर उठा रहा है और उसके पास खड़ी युवती, शायद उसकी पत्नी, पसीना पोंछते हुए उन्हीं गट्ठरों को सलीके से जमा रही है। देखो, उनके बीच कितनी सुंदर समझदारी है। कितना भी कठिन काम क्यों न हो, उनके चेहरे पर मुस्कान है। उनके बिना बोले भी एक दूसरे को समझने का भाव साफ दिखता है। रानी मुस्कुराकर बोली, सच कहा महाराज, ये दृश्य मन को बहुत सुकून देने वाला है। महाराज ने आदेश दिया, रामैया, जाओ, उन्हें आदरपूर्वक यहाँ लेकर आओ। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद वह युवक हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर आदर था, लेकिन हल्की चिंता भी झलक रही थी, शायद डर कि राजा ने क्यों बुलाया। राजा ने नरम मुस्कान के साथ पूछा, युवक, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ से आए हो? इस जंगल में तुम गन्ने के गट्ठर काट रहे हो। तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? युवक ने थोड़ा साहस जुटाकर शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम रंगड़ू है। मैं और मेरी पत्नी पास के गांव में रहते हैं। गन्ना काटकर और बेचकर जो भी कमाई होती है, उसी से हम जीवन यापन करते हैं। हमारे पास अधिक आवश्यकताएं नहीं है। जो कमाता हूँ वही हमारे लिए पर्याप्त है। राजा और भी उत्सुक हो गए। बहुत अच्छा, इतना संतोष भी एक वरदान है। लेकिन जैसा तुम कह रहे हो, खर्चों के बाद कुछ धन तो बचता होगा, फिर उस धन का क्या करते हो? रंगड़ू ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, जो धन बचता है उसे मैं 4 हिस्सों में बांटता हूँ। एक हिस्सा निवेश के रूप में दान करता हूँ, दूसरा ऋणदाताओं को देता हूँ, तीसरा व्यर्थ खर्चों में चला जाता है, और जो बचता है वो मैं अपने शत्रु को दे देता हूँ, यानी अपनी पत्नी को। रंगड़ू की इस बात ने महाराज को चौंका दिया। स्त्रियों को अत्यंत सम्मान देने वाले महाराज को यह वाक्य सुनकर बहुत क्रोध आया। ये तुम क्या कह रहे हो? अपनी पत्नी को शत्रु कहते हो? क्या तुमने अपना विवेक खो दिया है? अपनी पत्नी को अपमानित करना क्या तुम्हें शोभा देता है? मैंने जो सम्मान तुम पर किया था वो अब समाप्त हो गया। स्त्रियां देवियां होती हैं, उन्हें हमें पूजना चाहिए। उन्हें शत्रु कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। दोबारा कभी सामने मत आना। रंगड़ू चुपचाप सिर झुकाकर चला गया। उसे यह महसूस हो गया था कि राजा ने उसकी बात को गलत समझ लिया है और अभी गुस्से में है, इसलिए उसने मौन रहना ही बेहतर समझा। जैसे ही रंगड़ू चला गया, राजा के मन में विचार आने लगे। क्यों वह बिना कुछ कहे चला गया? क्या मैंने उसे ठेस पहुंचाई? शायद मैं उसकी बात का असली मतलब नहीं समझ सका, लेकिन उसकी बातों में कोई गहरी बात जरूर थी। उन्हीं विचारों से विचलित होकर राजा स्वयं उसके पीछे गए और एक पेड़ के नीचे बैठे रंगड़ू को देखकर बोले, तुमने भले ही किताबें न पढ़ी हों, पर तुम्हारी बातों में जो गहराई है उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। जो 4 बातें तुमने कही थीं, क्या तुम उनके अर्थ मुझे विस्तार से समझा सकते हो? विशेषकर वह अंतिम बात, तुमने अपनी पत्नी को शत्रु क्यों कहा? रंगड़ू को अपनी बात समझाने का मौका मिलने पर बहुत खुशी हुई। महाराज, वह बोला, मैं बताता हूँ। निवेश से मेरा आशय दान है। दान से लाभ मिले या न मिले, मन को शांति अवश्य मिलती है। यही मेरा भविष्य का निवेश है। ऋणदाता मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा। उनका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। मैं जो कुछ देता हूँ वह मेरी कृतज्ञता है। व्यर्थ खर्च का अर्थ है वो खर्च जो हम अनजाने में कर देते हैं, जिनका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता, जैसे मनोरंजन, दिखावा आदि। और शत्रु मेरी पत्नी। ये नफरत नहीं है महाराज, वह अक्सर मेरी बात नहीं मानती।
दूसरों के सामने मेरी बातों को छोटा बना देती है। कभी कभी वह जीवन की साथी से अधिक एक मानसिक बोझ बन जाती है। इसलिए मैंने उसे शत्रु कहा। राजा चुपचाप सुनते रहे। उनके मन में हलचल मची रही। रंगा, राजा बोले, मैं अब तुम्हारी वेदना को समझ सकता हूँ, लेकिन यह तुम्हारी व्यक्तिगत बात है। इसे किसी और के सामने नहीं कहना चाहिए। सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं होती। तुम्हारी बातें अगर जनसामान्य में फैल गईं, तो तुम्हारी छवि और मेरे राज्य की प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ेगा। तब तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। इसीलिए ये बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहे। रंगड़ू ने सिर हिलाकर सहमति दी। उस रात राजा को नींद नहीं आई। वो 4 शब्द निवेश, रणदाता, व्यर्थ खर्च, शत्रु बार बार उनके दिमाग में गूंजते रहे। रंगड़ू जैसे साधारण व्यक्ति ने इतनी गहरी बात कही। अगर राज्य के और लोग भी इसे समझें तो उन्हें कितना लाभ होगा। अगली सुबह राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, सारे राज्य में ढिंढोरा पीटा जाए। जो कोई भी इन 4 शब्दों निवेश, रणदाता, व्यर्थ खर्च, शत्रु का सही अर्थ समझा सके, उसे अमूल्य स्वर्ण प्रदान किया जाएगा। पूरा राज्य चर्चा में डूब गया। पंडित, ज्योतिषी, धर्मगुरु सभी अपने अपने उत्तर लेकर आए। निवेश व्यापार में लगाया गया पैसा है। रणदाता वे हैं जो कर्ज देते हैं। व्यर्थ खर्च त्योहार, खेल कूद व अन्य भोग विलास पर होता है। शत्रु कोई भी हो सकता है। लेकिन राजा को किसी उत्तर से संतोष नहीं हुआ। इन उत्तरों में अनुभव की गहराई नहीं है। इनमें जीवन की अनुभूति नहीं है। उसी समय गांव में रंगड़ू की पत्नी लक्ष्मी यह घोषण सुनती है, अरे ये तो वही शब्द हैं जो रंगड़ू ने राजा से कहे थे। अगर मैं जाकर यह बात कहूँ तो मुझे इनाम मिलेगा। रात को रंगड़ू घर लौटा तो लक्ष्मी दरवाजे पर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। रंगा, मुझे तुमसे बात करनी है। राजा ने आज उन्हीं 4 शब्दों पर इनाम घोषित किया है। मैं जानती हूँ कि तुमने क्या कहा था, मैंने सुना था। प्लीज अब मुझे उनके अर्थ बता दो। रंगड़ू ने चेतावनी दी। राजा ने स्पष्ट रूप से मना किया था कि मैं ये बातें किसी और को न बताऊं। अगर ये बात उजागर हो गई तो मुझे सजा मिलेगी। लेकिन मैंने पहले ही सुन लिया था, लक्ष्मी बोली। तब मैं नहीं समझ पाई थी। अब समझना चाहती हूँ और वादा करती हूँ कि किसी से कुछ नहीं कहूँगी। रंगड़ू ने उसे समझाया, बट एक शर्त पर। ये बात केवल हमारे बीच रहेगी। लक्ष्मी ने हामी भरी और रंगड़ू ने उसे 4 शब्दों का अर्थ विस्तार से बता दिया। उस रात लक्ष्मी ने सोचा, अब जबकि मुझे सारे अर्थ पता हैं तो कल जाकर राजा से कह दूंगी और इनाम लेकर लौटूंगी। बाद में मैं रंगड़ू को मना लूंगी। अगली सुबह वह राजा के दरबार में गई और सिर झुकाकर प्रणाम किया। क्या तुम इन 4 शब्दों का सही अर्थ जानती हो? राजा ने पूछा। हाँ महाराज, लक्ष्मी बोली। निवेश का अर्थ है दान, जिससे लाभ हो या न हो शांति मिलती है। रणदाता है माता पिता जिन्होंने जीवन दिया, उन्हें देना हमारा कर्तव्य है। व्यर्थ खर्च वे चीजें हैं जिन पर पैसा लगाने का कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं होता। और शत्रु, मेरे पति ने मुझे ही शत्रु कहा क्योंकि मैं उनके भरोसे को कभी कभी तोड़ देती हूँ। लेकिन उस शब्द में नफरत नहीं बल्कि दर्द और प्रेम छिपा है। राजा चौंक पड़े। तुम कौन हो? तुम्हें ये सब कैसे पता चला? महाराज, हम वही गन्ना बेचने वाले दंपति हैं जिन्हें आपने जंगल में देखा था। ये सारे शब्द मेरे पति रंगड़ू के हैं। मैंने बस उन्हें दोहराया है। राजा के चेहरे पर शांति छा गई। तुमने बहुत सुंदर उत्तर दिए। तुम्हें न केवल अपने पति की भावना समझ में आई, बल्कि तुमने बुद्धिमानी से सही समय पर उनका उपयोग किया। ये इनाम तुम्हें मिलता है। उन्हें इनाम देकर राजा अभी भी शांत नहीं थे। उन्होंने तुरंत रंगड़ू को बुलवाया। अगले दिन रंगड़ू दरबार में सिर झुकाए खड़ा था। रंगड़ू, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैंने कहा था कि ये बात किसी को मत बताना, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने इन्हीं बातों से इनाम जीता है। अब बताओ, तुम्हें क्या दंड मिलना चाहिए? रंगड़ू बिना डरे बोला, महाराज, उस दिन जब मैंने कहा कि मेरी पत्नी मेरी शत्रु है,
आपने मुझे डांटा, अब वही पत्नी मेरी बातों से इनाम ले आई। अब आप ही बताइए, क्या मैंने झूठ कहा था या जीवन ने मुझे सच बोलना सिखाया? राख बोला, राजा का दिल भर आया। रंगा, आज मुझे सच्चाई का बोध हुआ। तुम्हारी बातें अनुभव से आईं। तुमने कोई गलती नहीं की, अब मैं तुम्हें दंड नहीं सम्मान दूंगा। तुम्हारी पत्नी से दुगना इनाम तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी बुद्धि, धैर्य और ईमानदारी के लिए। राजा ने उन्हें सम्मान के साथ विदा किया। उस रात सोने से पहले राजा के मन में एक विचार गूंजता रहा। स्त्री शत्रु नहीं होती, लेकिन यदि उसे समझने का मानसिक बल न हो तो प्रेम भी पीड़ा बन जाता है।